करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल IAS एकेडमी में। इसके पूर्व हम लोगों ने भारत में जो संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना, पढ़ा, और उसी के लिए आज फिर एक बार हम सब आए हैं और देखते हैं कि क्राउन शासन में अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपनी शासन में हम लोगों ने क्या पढ़ा। कंपनी शासन के समाप्ति के साथ ही हम लोगों ने क्राउन शासन का आरंभ हुआ और उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। और आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कंपनी शासन को जाना, कंपनी शासन आरंभ कैसे हुई, कंपनी शासन की शुरुआत कैसे होती है, कंपनी क्या थे, कंपनी द्वारा नियम कहाँ लाए गए, उनके नियम का क्या कार्य थे, उसको हम लोगों ने पढ़ा, समझा। इसके पूर्व भी हमने 2-3 एक्ट जोड़े थे जिसको आप लोगों को हमने बताया था। इसका बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था, सर इसका PDF को लेके, तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चलता है जिस पे आप टेलीग्राम पे जाके हमारे सभी पढ़ाई हुई चीज़ों का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कंपनी नियम और क्राउन रूल को बांटा। किस आधार पे? भारत में जो शासन की पद्धति स्टार्ट हुई थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो स्थापित हुआ था, उसके बारे में, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमने इन विषयों को 2 भागों में बांट के पढ़ा अपनी आसानी के लिए और समझने के लिए। उसमें हम लोगों ने कंपनी नियम और क्राउन रूल पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कंपनी नियम को समाप्त कर दिया। कंपनी कैसे स्थापित होती है 1600 राजलेख के माध्यम से और कैसे समाप्त होती है, सारी चीज़ों को हमने क्या किया, विस्तृत आप लोगों को बताया। दूसरा, जैसे ही 1853 का चार्टर एक्ट आता है, इसी के साथ देखते हैं कि भारत सरकार 1858, अधिनियम 1858 आता है और इसी के साथ क्राउन रूल की शुरुआत होती है। क्राउन रूल क्यों शुरुआत होती है? हमने आपको बताया कि जैसे ही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है या 1600 का राजलेख आता है, उससे कंपनी स्थापित होती है। पूर्व के देशों के लिए महारानी 15 वर्षों के लिए राजा देती हैं, राजाज्ञा प्राप्त करते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। कौन था? प्रश्न बनता है लॉर्ड मेयर के द्वारा यहाँ से बन सकता था, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को लेके, और मैंने इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, उस पर भी हम लोगों ने लगातार निरंतर चर्चाएं की। आइए और भी बातें करते हैं, देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भारत सरकार अधिनियम 1858, तो हमने बताया कि कहीं ना कहीं कंपनी निरंकुश हो चुकी थी वह तो उसकी निरंकुशता को कम करने के लिए क्या किया गया, कंपनी से वो सारी चीज़ें यहाँ तक हस्तांतरित कर दी गई, क्राउन रूल में स्थापित करके। जो इसका प्रमुख हम लोग देखते हैं, जो प्रमुख है वो क्या था 1858 में? आप देखेंगे कि 1858 में कहीं ना कहीं एक राज्य सचिव की नियुक्ति होती है। आप लोग देखेंगे स्टेट सेक्रेटरी आ जाता है, जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्राउन के। किसके प्रति? क्राउन के। ये प्रमुख था, ये प्रमुखता से इसमें देखा गया हम लोगों ने। दूसरा, हम लोगों ने 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखा। फिर हम लोगों ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, मतलब एक यहाँ पे आप देखेंगे काउंसिल का भी निर्माण होता है। एक उनके लिए राज्य सचिव के लिए क्या बनाई जाती है? काउंसिल बनाई जाती है। राज्य सचिव के लिए भी काउंसिल थी। आगे आप चलेंगे तो इन परिषदों, ये परिषद क्या थी? जैसे परिषद को लेके भी हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया था कि जैसे हमारे यहाँ संसदीय स्वरूप है, ऐसे ही परिषदीय भी कामें करती थी। परिषदीय भी कामें करती थी, उनके सदस्य होते थे। सदस्य कैसे चुने जाते थे? वह क्या, कुछ अधिनियम में आप आएंगे तो वहाँ पे ये मिल जाता है कि अधिकार भी उनको मिल जाते हैं, कानून बनाने का भी अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ से परिषद अधिनियम की क्या होती है? शुरुआत होती है। और आप देखेंगे वो कब तक चलती है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 तक, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, इस पे चर्चा की थी। आज फिर हम इसको देखेंगे। प्रमुख क्या था? मैंने बताया भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या था भारतीय परिषद अधिनियम 1909? जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या था मार्ले मिंटो रिफॉर्म इन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? उसके बारे में पृष्ठभूमि क्या, कितना योगदान रहा? तो सच में 1909 का जो अधिनियम रहा, जो रिफॉर्म रहा, वह सुधार तो नहीं कहा जा सकता, या यूं कहें तो इस पे बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने, जो उस समय कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए थे, उन्होंने इसकी घोर भर्त्सना की और केवल उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कहा और लोगों ने भी बताया कि केवल व केवल यह मात्र मुस्लिम लीग को छोड़ के कोई भी इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं है।
कोई भी भारत में इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं था। और यहीं से हम देखते हैं कि भारत में विभाजनकारी नीतियां भारत में प्रवेश की। वैसे इसके पहले भी ये डिवाइड एंड रूल, भारत को फूट डालो राज करो की नीति चाहते थे। आप देखेंगे कालांतर में, इतिहास के विषय में भी आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये तो आप यहाँ देखते हैं 1909 के माध्यम से ही भारत की भूमि में कहीं ना कहीं इस अधिनियम के माध्यम से क्या होता है, विभाजन का बीजारोपण कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और यह देखेंगे कि कालांतर में चल के भारत 1947 में 2 भागों में, 2 देश में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, देखिए और ये 1909 था। 1909 की जो पृष्ठभूमि थी उसको भी जो प्रमुख क्या प्रमुख थे, वो प्रमुख कौन कौन से संशोधन थे, क्या बदलाव किया गया था 1892 परिषद अधिनियम के माध्यम से 1909 लाया गया। तो देखेंगे कि 1892 1861 के बाद आप जब देखेंगे 1892 में, तो धीरे धीरे क्राउन रूल को, जैसे ही क्राउन रूल शुरुआत होता है वैसे वैसे जैसे जैसे कानून नए नीतियां भारत में प्रवेश करेंगी, इस काल को हम क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं सम्राट की शिथिलता और भारतीय संविधान का उत्कर्ष या उत्क्रमण काल मानते। इस टाइम पीरियड को, इस काल को हम क्या कहते हैं कि धीरे धीरे क्या थी, शिथिलता आई। किसकी शिथिलता, सम्राट की। और भारतीय संविधान का यह उत्क्रमण काल के रूप में इसको हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा आपको 1909 के बारे में बताया, 1909 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा 1885 में आप देखते हैं कि कांग्रेस का गठन हो जाता है, जो इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था, क्या सच में कांग्रेस का स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के लिए हुई थी, भारत के लिए क्या एक मंच तैयार किया गया था कि वो अपनी बातें रखें? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह कांग्रेस का स्थापना एक मिथक थी। वो कांग्रेस को क्या करना चाहते थे, अपने प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करना चाहते थे, उपयोग करना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत की अन्य गतिविधियां, जो भी उनके खिलाफ गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों को जानने हैं। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का गठन किया। लेकिन देखेंगे आप कि कांग्रेस का गठन तो उन्होंने कराया, कांग्रेस का गठन तो हुआ, लेकिन कालांतर में चल के यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा मंच के रूप में क्या किया, कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस की भावना, कांग्रेस से लोग जुड़े, पूरा भारत जुड़ा। तो यह कहीं ना कहीं ये इनके लिए क्या हो गया था, कांग्रेस इनके लिए काम करना बंद कर दी थी। ये तो कांग्रेस को अपनी एक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए लाए थे, लेकिन वो उसमें फेल रहे। तो जिसके कारण इन्होंने 1900 इनको यह बात 1885 में समझ में जब आ जाती है, देखते हैं तो 1892 के नियम से कुछ सुधार का स्थिति बदलना चाहते, लेकिन वो स्थिति नहीं बदल पाती है। तो उस समय 1909 जब आया, इसके तो 1909 में आप देखते हैं मार्ले और मिंटो 2 थे। कौन था उसमें, यह भी प्रश्न बनता है कि मार्ले मिंटो जो सुधार आया, उस समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो कौन थे, मार्ले। और मिंटो कौन था उस समय, वायसराय था। भारत का कौन था, वायसराय था या गवर्नर जनरल था। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ों में आप लोग देखते होंगे कुछ पुस्तकों में, तो गवर्नर जनरल और वायसराय को लेके काफ़ी डिस्प्यूट होता है। तो यह प्रचलन में, जैसे गवर्नर जनरल ज़्यादा समय तक इस्तेमाल हुआ, तो कहीं कहीं वायसराय को गवर्नर जनरल भी कह दिया जाता है आम तौर पे, आम भाषा में। लेकिन शुद्ध और सही यही है कि वो क्या थे, वायसराय थे, क्योंकि अधिनियम के माध्यम से उसका नाम क्या कर दिया गया था, किस अधिनियम, आप लोग बताइए किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, और हमें अपेक्षा है कि आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका उत्तर आप लोग सही देंगे। आइए देखते हैं, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ नेटवर्क इशू था जिसके वजह से क्लास आप लोगों की होल्ड हो गई। आइए देखते हैं। तो हम बता रहे थे कि मार्ले मिंटो का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने के बाद बातें कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होती हैं, अस्पष्ट हो जाती हैं। और अस्पष्ट चीज़ों के लिए रटना नहीं पड़ता, क्या पड़ता है, जो अगर यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने में क्या होता है, समझने में आसानी होती है। और यही हमारा लक्ष्य है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो, आपको कोई भी विषय रटना ना पड़े, आपको क्या हो, बोझिल ना महसूस हो। ठीक है, उसको
कम करते हुए हम फिर से देखते हैं। जो प्रमुख थे, देखिए जो प्रमुख थे वो हम आपको दे देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, हमने बताया आपको कि देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को ये क्या करते हैं, प्रत्यावेदन करते हैं। मार्ले महोदय से प्रत्यावेदन करते हैं कि उनको क्या किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए ध्यान से, और उनके हित में अगले अधिनियम में क्या किया जाए, उनके हितों को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं तो इसमें 2 लोग प्रमुखता से इसका कहा जाए कि समर्थन करते हैं, या ये कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं मात्र नाटक मात्र था, या आवेदन आगा खां के द्वारा कराया जरूर गया उनके नेतृत्व के द्वारा। मुस्लिम लीग कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं था, जबकि कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित हो चुका था भारत में, लेकिन मुस्लिम लीग कोई एक यह कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं था। कुल मिला के इसमें 6 ही लोग थे। आगा खां, और आगा खां को देख लीजिए, और उसमें थे जो प्रमुख थे, आगा खां ही प्रमुख थे, इनके कुल 6 थे इसमें, जिसके प्रमुख आगा खां थे। सर सैयद अहमद खां थे, जिसने क्या किया, मुसलमानों में कहीं ना कहीं भारत में एक पृथका का क्या किया, बीज बो दिया। आप देखते हैं कालांतर में चल के बो देते हैं। तो ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, तो यह केवल अंग्रेजों का क्या था, एक चाल था। किसके विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध। यह 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, एक केवल क्या था, पाशंग था। क्या, उसको केवल पाशंग बनाया गया, उसे रोकने का एक बैरियर, केवल यह कांग्रेस को रोकने के लिए क्या था, बैरियर था। क्योंकि कांग्रेस अब भारतीय लोगों का एक राजनीतिक संगठन, मुख्य राजनीतिक संगठन के रूप में क्या किया था, अपने आप को भारतीय देश में, मतलब भारतीय स्थिति में अपने आप को क्या कर लिया था, स्थापित कर चुका था। तो उसको रोकने के लिए, उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने क्या की, देश में मुस्लिम लीग के माध्यम से क्या किया, शुरुआत की। जो प्रमुख थे उस समय देखते हैं आप, मैंने बताया इसके आर्चबोल्ड, जो अलीगढ़, उस समय विश्वविद्यालय नहीं था, अलीगढ़ महाविद्यालय में वो क्या थे, प्रधानाचार्य के रूप में थे, जो कालांतर में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। दूसरा, डनलप स्मिथ, जो निजी सचिव थे मार्ले महोदय के, यही वो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे घटनासार का, इन्होंने ही, यही वो निर्माता थे, यही निर्देशक थे जिन्होंने इस कहानी को क्या किया, गढ़ा। मुस्लिम लीग के द्वारा 1909 की पूरी कहानी गढ़ने का अगर श्रेय जाता है तो आर्चबोल्ड और डनलप स्मिथ, जो मार्ले महोदय के उस समय के क्या थे, निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारी जो स्थिति है उसको ध्यान में रखा जाए। मुस्लिम लीग ने कहा हमारी स्थिति को ध्यान में रखा जाए और इस बात पे ध्यान दिया जाए कि कालांतर पीछे पूर्व में है, जो हमने उनकी सरकार को, आपकी साम्राज्यवादी सरकार को जिस प्रकार का आश्रय दिया, हम अपने देश में, भारतीय देश में, इस बातों का भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि देखते हैं कि कंपनी का आगमन जब भारत में होता है, आप देखेंगे 1600 में कंपनी स्थापित होती है। उस समय भारत में कौन रहता है, किसका स्थान था, मुगल सम्राट थे। आप देखेंगे किसका, मुगल सम्राट इस समय थे, आप देख रहे हैं कि मुगल सम्राट थे। तो इन्होंने इस बात को कहा और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा हम अगला जब भी ऐसी कोई भी अधिनियम आते हैं उसमें हम आपके हितों का पूरा संरक्षण रखने का वादा करते हैं। और इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, भारत में विभाजन के बीज का रोपण कर दिया बाबा। और क्या क्या हुआ, पहली बार विधान परिषदों के लिए चुनाव का एक तत्व पेश किया गया और ये सारी विषय हम आप लोगों को बताए। जो सबसे बड़ा कष्टकारी रहा वह क्या था, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत, और भी किसके लिए, मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया, शुरुआत कर दी। और आप आगे जब कालांतर में हम 1919 का देखेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब यह शोषित वर्गों में, अन्य अल्पसंख्यक वर्गों में पृथक निर्वाचन के लिए
जोर पकड़ लिया, उन्होंने उस बात के लिए क्या किया, जोर पकड़ लिया उस समर्थन के लिए कि हमें भी पृथक निर्वाचन चाहिए। जो पारसी समुदाय थे भारत में, अल्पसंख्यक के रूप में थे, सिख समुदाय था, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 1919 में सिखों को भी पृथक निर्वाचन क्या कर दिया जाता है, प्रदान कर दिया जाता है। तो अंग्रेज यह पूरी तरीके से एक पासंग बनाना चाहते थे। किसके खिलाफ पासंग ये तैयार करना चाहते थे, कांग्रेस के खिलाफ, कि कांग्रेस को क्या किया जाए, कांग्रेस को रोका जा सके। और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी रहे, कहीं ना कहीं सफल भी रहे, आप देखते हैं। और आइए आगे देखते हैं अगला अधिनियम। हाँ, इस पे कुछ टिप्पणियां थी, उसको हम बता देना चाहते हैं। कुछ बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पे आ जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या टिप्पणी की थी। सॉरी, हमने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक जी को जोड़ दिया था। वो गोपाल कृष्ण गोखले जो गरम दल के नेता थे, उन्होंने कहा था, इस पे एक टिप्पणी थी उनकी, कि यह अधिनियम केवल व केवल भारत में मुस्लिम लोग को छोड़कर बाकी भारत में किसी भी व्यक्ति से इस अधिनियम से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। और इस अधिनियम को लेके लोगों को लगा, भारतीय लोगों में यह भ्रम था, भ्रामक भ्रांतियां थी कि कहीं ना कहीं क्या ये संसदीय व्यवस्था की तो शुरुआत नहीं है, भारत में कहीं ये संसदीय व्यवस्था तो नहीं आ जाएगी। इस पे स्पष्टता से मार्ले ने कहा, मार्ले महोदय ने बताया कि अगर यह भ्रम भारतीयों ने पाला है तो यह भ्रम भूल जाएं, हमारा किसी भी तरीके से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर यह लग रहा है, और उन्होंने कहा मैंने मार्ले ने कहा मैं मेरे जीवन का लगभग 4 गुना, मतलब जितना मेरा प्रशासनिक कार्य है, मैं भारत में जब तक सेक्रेटरीट हूँ, या मेरा जीवन जो भी 60 साल 65 साल हो, उससे लगभग 4 गुना भी अगर हो तो मैं भारत में लोकतंत्र या संसदीय व्यवस्था देखना पसंद नहीं करूँगा। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए, ये भारतीय लोगों के हितों की बात नहीं थी, किसी एक वर्ग के हितों की बात नहीं। वो मुस्लिम, ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के बहुत बड़े प्रबल समर्थक थे, वो चाहते थे कि भारतीय मुसलमानों की तरक्की हो, इससे पूरी तरक्की नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल व केवल ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, भारत को बांटना चाहते थे, फूट डालना चाहते थे, जिसमें वो कालांतर में भी देखेंगे आप पहले भी सफल है, और इस अधिनियम के माध्यम से भी उन्होंने यह सफलता हासिल की। आइए अगला देखते हैं, 1919 का क्या अधिनियम था, क्या प्रमुख प्रावधान थे। आइए देखते हैं अगला क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1909 के बाद जो भारत में अधिनियम आया वो कौन था, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम क्या समझते हैं, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्या था मांटेग्यू, कौन थे चेम्सफोर्ड, एक या आप लोग बताएंगे कि कौन इसमें स्टेट सेक्रेटरी था और उस समय कौन गवर्नर जनरल था। आइए देखते हैं क्या प्रमुख प्रावधान थे। थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि पे, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे क्यों आया, बहुत थोड़ा सा हम इस पे क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इससे प्रश्न बनते हैं, पॉलिटी से आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पृष्ठभूमि से 2 प्रश्न 3 प्रश्न, आसानी से 4 प्रश्न बन ही जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हमको जो भी पढ़ना है बिल्कुल सॉलिड ढंग से पढ़ना है। और मैंने कहा है कि हमें इसी सैद्धांतिक विचारों पे चलना है, जो मैंने बताया आपको कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, है ना, बताया था ना, माली सींचे सौगड़ा फल, क्या है फल कब आए, ऋतु आए फल होए। हमारे बहुत अग्रेसिव होने से बहुत चीज़ें आसानी से नहीं मिल जाएंगी, है ना, हमें मेहनत करना है, धीरे धीरे करना है, और क्या है, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होंगी। कभी भी परिस्थितियां हम देखो, जब हमारे अनुकूल परिस्थितियां हो तो कोई कर जाना, किसी को कर जाना बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब यह करके अपने आप को साबित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आपसे बताया था कि यह एक बहुत बड़ी बात होती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में करना। इसमें मैं छोटी सी एक बात आपको जोड़ना चाहता हूँ कि भारत का एक राज्य है राजस्थान, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, रेगिस्तान पाया जाता है। तो उसको 2 भागों में, राजस्थान को जब हम भौगोलिक भागों को 2 भागों में बांटते हैं, तो कुछ हिस्से में अच्छी खासी बारिश
हो जाती है। हम इस पे नहीं आते कि रेगिस्तान भूमि कब कहलाती है, रेगिस्तान किसको कहते हैं, कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है, ये भौगोलिक विषय है। आप लोग अपने भूगोल के सर से यह जानिएगा, आगे चल के पढ़ाएंगे तो वो जानेंगे आप लोग कि मरुस्थल क्या होती है, मरुस्थल भूमि क्या होती है। लेकिन हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, क्या मैं बताना चाह रहा था आपको। तो आप देखते हैं कि राजस्थान के एक भाग में काफ़ी अच्छी खासी बारिश होती है और एक भाग में बारिश नहीं होती। अब बारिश नहीं होती है तो उनको खेती बाड़ी है नहीं, संसाधन है नहीं, तो वो क्या कर सकते थे। और जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है वो खेती करते हैं, अच्छी उपज करते हैं। और जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे उद्योग धंधे भी होना आसान नहीं था। तो देखते हैं आप लोग कि वहाँ के लोग देखेंगे दूर दूर, तो वहाँ के जो मारवाड़ी एक समुदाय होता है, भारत में, विदेशों में और जगह भी देखने को आपको मिलेंगे मारवाड़ी। और यह बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में अपने आप को क्या किए हैं, स्थापित किए हैं, धनाढ्य के रूप में स्थापित किए हैं। तो वहाँ के लोग बाहर गए और अपने आप को क्या किया, स्थापित किया। किसके रूप में, सेठ के रूप में, महाजन के रूप में, एक बड़े व्यापारी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और राजस्थान की उस भूमि में लोग क्या कर रहे हैं, आज भी खेती कर रहे हैं। तो वो प्रतिकूल स्थितियां थी। अगर वहां पे भी बारिश होती तो वो भी क्या करते, किसानी करते, किसान होते। लेकिन वे प्रतिकूल स्थितियों को समझे। तो अगर ईश्वर हमारे सामने ऐसी प्रतिकूल स्थितियां पैदा कर रहा है तो वो हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं। हमें वहां पे सोचना है, सोचने का बिंदु है। देखिए, यह जीवन में सबके लिए अलग अलग पेपर है, अलग अलग विषय वस्तु हैं, सबका एक जैसे नहीं हो सकता। तो स्थितियां, अगर मैंने बताया आपको, यहाँ से इस घटना से जोड़ के देखिए, अगर स्थितियां प्रतिकूल नहीं होती, उनके अनुकूल होती, तो आज मारवाड़ी समुदाय भारत जान पाता? क्या विश्व एक मारवाड़ी समुदाय से परिचित हो पाता? नहीं होता। आप देखेंगे बहुत सारे समुदाय हैं, निग्रोज हैं, तमाम ऐसे भारत में समुदाय हैं, विश्व में ऐसे ऐसे समुदाय हैं। क्या उन समुदायों को अगर सारी स्थितियां सामान्य होती तो क्या हम जान पाते? नहीं जान पाते। तो कहीं ना कहीं प्रतिकूल स्थितियां होना भी जरूरी है, हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। हमें सब कुछ बेहतर मिले तो फिर आप क्यों करेंगे, क्यों ही करेंगे। और सच में जीतने का मजा तभी आता है जब सामने वाला लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों, तब जीतने का मजा आता है। और हम करके दिखाएंगे, हमारी टीम आपके लिए करेगी और आपको भी कठिन परिश्रम के साथ क्या करना है, इन प्रतिकूल स्थितियों का फायदा उठाना है। ठीक है, आइए आते हैं अपने विषय पे। विषय क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखेंगे आप लोग तो 1909 से 1919 लगभग कितना वर्ष, 10 वर्ष। 10 वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है। कितने वर्ष, लगभग कितने वर्ष, 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद यह अधिनियम भारत में आया। तो इन 10 वर्षों में आप लोग देखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए, क्या बदलाव नहीं हुए, बिल्कुल बदलाव हुए। 1909 जिसके लिए लाया गया था वह भारतीय लोगों की आशाओं को बिल्कुल क्या हुआ, असफल सिद्ध हुआ। लोगों की आशाओं पे क्या हुआ, असफल सिद्ध हो गया। आप देखते हैं, मैंने बताया क्यों असफल सिद्ध हो गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भारतीयों के लिए कुछ नहीं दिया गया था। आगे चल के देखते हैं तो 10 वर्षों के दौरान आप देखते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग क्रांतिकारी दलों की भी स्थापना हो गई। आप देखेंगे तो इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। उन्होंने नारा दे दिया और धीरे धीरे में भारतीय लोगों में एक राष्ट्रीयता का बोध होने लगा। अब भारतीय लोग, और आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक बुरे से एक अंग्रेजी साम्राज्य या बाहरी शासन से अच्छा, बेहतर शासन से कहीं बुरा से बुरा स्वशासन है। तो लोगों में यह बातें घर करने लगी, लोग इस बात को समझने लगे कि अब भारत में हमें क्या चाहिए, स्वशासन चाहिए। अब हमको भारत पूर्ण स्वराज के रूप में चाहिए। अब हम अंग्रेजी सरकार को बर्दाश्त नहीं करने की बातें आ गई। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई। आप देखेंगे तमाम क्रांतिकारी संगठनों ने इनके विरुद्ध कार्य करना शुरू किया गया। आप देखेंगे 1907 में एक मिनट देखते हैं कि 1909 में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वायली की हत्या कर दी।
तो धीरे धीरे अब यह क्या हो चुका था, बिल्कुल क्रांति के रूप में बदल चुका था। मैंने पहले ही कहा कि इस काल को हम किसको देखते हैं कि सम्राट की शिथिलता एवं भारतीय समाज में या भारतीय संविधान का उत्क्रमण का काल देखते हैं हम, आपको पहले ही हमने बताया आपको। तो इसमें तमाम क्रांतिकारी संगठन सजीव हो जाते हैं, तमाम क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण होता है और वो क्या करते हैं, भारत में स्वतंत्रता के लिए क्या करने लगते हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष आरंभ हो जाता है और वो लोगों को जागरूक करने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब तक तो केवल कांग्रेस थी, अब बहुत सारे ढेर सारे संगठन हो गए जो क्या करने लगे, और इनका यह मुस्लिम लीग के द्वारा जिसकी शुरुआत करना चाहते थे उसमें भी असफल है। देखते हैं आप लोग कि इन्हीं 10 वर्षों के दौरान मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है कांग्रेस का और यह अंग्रेजों के विरुद्ध साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ विषयों पे आपसी सहमति होने के उपरांत आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है। और हम आपको यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि वह कौन सा पैक्ट था, कौन सा समझौता था जिसके माध्यम से मुस्लिम लीग, और शायद यह प्रश्न पेट में बना भी था, शायद पेट के किसी पेट परीक्षा के किसी पाली में यह प्रश्न था कि किस पैक्ट के माध्यम से भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या होता है, समझौता हुआ और वो दोनों एक साथ आने के लिए तय किया उन्होंने कि हम अब एक साथ होंगे और स्वतंत्रता के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स असफल रहे। इसी के दौरान आप देखते हैं कि 1914 में विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, विश्व युद्ध का आहट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो ब्रिटेन को कहीं ना कहीं अब भारत की जन व धन दोनों की जरूरत है, दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि वो विश्व युद्ध में था, वो विश्व युद्ध में भाग ले रहा था। तो विश्व युद्ध को जीतने के लिए जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के उस समय, वह हर किसी से जन व धन की अपेक्षा करने लगा और भारत से भी इसकी अपेक्षाएं थी। यदि उसे विश्व युद्ध जीतना था तो कहीं ना कहीं भारत की जरूरत थी। और आप देखते हैं गांधी जी भी भारत में आ गए हैं। इसी दौरान गांधी जी को सार्जेंट भी कहा जाता है कि गांधी जी ने युवाओं को प्रेरित किया कि आप जुड़िए इनके कंपनी से। तो देखते हैं कि भर्ती करवाने वाला सार्जेंट कहा जाता है गांधी जी को। गांधी जी का भी आगमन हो गया। तो यह सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय लोगों की आशाओं पे खरा उतरने के लिए इन्होंने क्या लाया, भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या हुआ, लाया गया। देखिए इसके पृष्ठभूमि को बताने का मेरा सिर्फ यही तात्पर्य था कि बातें समझ में आए, ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से क्यों लाया गया, क्या जरूरत थी, क्या प्रमुख थे, वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो प्रमुख थे, बहुत डीप नहीं जाते हैं क्योंकि मैंने इसका सारा इसको बता दिया है। और इसमें क्या प्रमुख थे, जिम्मेदार सरकार के विचार पे बल दिया गया। यह पहली चीज क्या किया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से एक जिम्मेदार सरकार के विचार पर बल दिया गया। ठीक है, बल तो दिया गया, लेकिन प्रांत में प्रांतीय सरकार को उत्तरदायित्व तो बनाया गया, लेकिन यह विषय केंद्र में देखने को नहीं मिला। केंद्र को उत्तरदायित्व सरकार नहीं बनाया गया, उत्तरदायी शासन की शुरुआत नहीं की गई, लेकिन प्रांतों में क्या किया गया, उत्तरदायी शासन की शुरुआत होती है। इसीलिए कहा गया कि जिम्मेदार सरकार के विचार पर क्या किया गया, बल दिया गया। और पहली बार क्या बनाया गया कि स्टेट को यानी प्रांतों को क्या बनाया गया, उत्तरदायी शासन की शुरुआत होती है। दूसरा जो प्रमुख है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि पहली बार जो भारत का उच्चायुक्त होता था उसका कार्यालय कहां बनाया गया था, लंदन में। कहां बनाया गया, लंदन में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, तीसरी बात इसमें क्या है, भारतीय विधानमंडल पहली बार क्या बनाया गया, द्विसदनीय बनाया गया। क्या बनाया गया, भारतीय विधानमंडल को पहली बार क्या बनाया गया, द्विसदनीय बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय विधानमंडल में जो विधान परिषद कार्य कर रही थी वह हमारे आज वर्तमान स्वरूप में क्या काम करता है, विधानमंडल में दो भाग में है। कुछ राज्यों में आप देखेंगे तो दो भागों में विधानमंडल बटा हुआ है, विधान परिषद और विधानसभाओं में। तो आज के जो वर्तमान स्वरूप है वो देखते हैं कि विधानमंडल यहाँ पे कार्य कर रही थी, मतलब आज के बिल्कुल विपरीत थी। क्या थी, विपरीत थी, ठीक है। और चौथा इसमें क्या प्रमुख था, सिखों को संप्रदाय प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। क्या कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया। अब यहां से जो और अल्पसंख्यक वर्ग थे भारत में, अल्पसंख्यक में कौन कौन थे,
जो अल्पसंख्यक वर्ग था, कौन कौन था अल्पसंख्यक वर्ग, देखते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन था, कुछ दलित थे, कुछ पारसी थे, यहूदी थे। ये भी कहीं ना कहीं इन लोगों की बातें क्या होने लगी, इनकी भी जोर पकड़ने लगा। किसके लिए, किसके लिए जोर पकड़ने लगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए इनकी कम्युनिटी में भी क्या होने लगा, जोर पकड़ने लगी कि हमको भी क्या चाहिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चाहिए। और 1919 के माध्यम से सिखों को प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद के किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार सिखों को क्या दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो क्या बताएंगे आप, 1919, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से, रिफॉर्म के माध्यम से पहली बार सिखों को भारत में क्या दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और मुसलमानों को कब दिया गया, ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों को कब दिया गया, तो कब दिया गया, 1909 में मार्ले मिंटो के सुधार से। तो मैंने क्या बताया, वो तो एक भाषण था, उसके बारे में चर्चा हो ही गई थी। आइए आगे देखते हैं और क्या इसमें शेष हुआ। भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश राजस्व से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, देखते हैं कि पूर्व में क्या था कि उनके जो ब्रिटिश सचिव थे, राज्य सचिव थे, जो किसके प्रति उत्तरदायी थे, 1858 में आए थे। ध्यान रखिएगा कि 1858 में राज्य सचिव का पद आया और उसके लिए तय किया था कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। लेकिन अब भारतीय लोगों को खुश करने के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश राजस्व से भुगतान किया जाएगा। और क्या था, प्रशासन के जो विषय थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके जो विषय थे, आरक्षित विषय, जो देखिए मैंने बताया था एक आरक्षित विषय थे, विषयों को भी दो भागों में बांटा गया था। उन दो विषयों के आधार पे, यानी प्रशासन के विषयों को आधिकारिक सदस्य और निर्वाचित सदस्यों के बीच क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो किस विषय के देखेंगे, हस्तांतरित देखेंगे कि आरक्षित देखेंगे, या जो क्या है, जो आधिकारिक सदस्य हैं और क्या थे, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो किन विषयों पे देख सकते हैं, किन विषयों पे बातें कर सकते हैं, कौन से विषय गवर्नर जनरल के पास बिल्कुल आरक्षित होगा, ऐसे विषयों पे उनको वो उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे ऐसे विषयों पे। तो इसका पहली बार जो देखने को मिला वो किस अधिनियम के माध्यम से देखने को मिला, 1919 के माध्यम से। और प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन की स्थापना होती है। प्रांतों में क्या होता है, द्वैध शासन की स्थापना होती है। और इसमें केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे शक्तियों का पृथकीकरण होगा, कैसे केंद्र के द्वारा राज्य संचालित होगा, इन सारी विषयों के बारे में इस अधिनियम में चर्चा की गई। तो कहीं ना कहीं यह भारतीय लोगों की आशाओं को पूर्ण करने के लिए आया था, लेकिन यह भी अपनी कार्य में असफल ही रहा, जिसके तदोपरांत क्या आता है उस पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। कौन सा अधिनियम आया, उस अधिनियम में, उस अधिनियम की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या भारतीय लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरा, नहीं उतरा, आइए देखते हैं। आइए अगले अधिनियम को देखते हैं, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह, भारतीय संविधान की रूपरेखा में, वर्तमान रूपरेखा में भी क्या करता है, बहुत बड़ा भाग है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस पे हमने चर्चाएं भी की हैं, पूर्व में भी तमाम अधिनियमों पे चर्चा की है, इस पे हमने बताया भी, इस अधिनियम को जोड़ा भी है। आइए देखते हैं क्या प्रमुख अच्छा 1919 के बाद क्या आया, भारत सरकार अधिनियम 1935, एक लंबे अरसे के बाद। कब आया, एक लंबे अरसे के बाद। इस दौरान आप जब पढ़ेंगे अपने इतिहास में, जब भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों को जब आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो आप पाएंगे कि 1919 के बाद 1935 के दौरान अनेक स्वतंत्रता संग्राम हुए। अनेक स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष बिल्कुल चरम पे था। आप देखेंगे बिल्कुल क्या था, चरम पे था। इस समय हम देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम के लेके लोगों में क्या था, राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल क्या थी, चरम पे थी। वह अब भारत को बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको कि पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, उनको यह बोले कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कहीं ना कहीं यह अपने प्राप्ति के रूप में क्या था, प्राप्ति के लिए अग्रसर था। बिल्कुल अनेक घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई जो आपको भारतीय स्वतंत्रता
संग्राम में आप देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ेंगे आप अपने इतिहास के शिक्षक के द्वारा जब पढ़ाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें, इसके जो पृष्ठभूमि थी वो उसमें बताया जाएगा। तो उस पृष्ठभूमि को हम बहुत ज़्यादा विस्तृत न बताते हुए छोटे में हम संक्षिप्त में बता के अपने मुख्य विषय पे आते हैं। क्या प्रमुख संशोधन थे, क्या प्रमुख बदलाव के साथ 1935 भारत में आया, क्या और कुछ जो प्रमुख थे देखेंगे आप। इसी दौरान भगत सिंह को फांसी हो जाती है, इसी दौरान आप देखेंगे इसी दौरान आप देखेंगे गांधी जी का वर्चस्व बिल्कुल भारत में बढ़ जाता है। इसी दौरान आपको देखने को मिलेगा कि गोलमेज सम्मेलन होते हैं जिसमें भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत इनकी पृष्ठभूमि में झलकी। यह भी भारतीय लोगों के लिए लाया गया कि उनको कहीं ना कहीं उनकी आशाओं पे, अपेक्षाओं पे क्या हो, खरा उतरा जाए। देखते हैं क्या क्या प्रमुख बदलाव हुए। पहला क्या था, प्रांत और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए क्या बनाया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसी के माध्यम से भारत में क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ की शुरुआत होती है। क्या कहा जाता है कि इसमें प्रांत और रियासतें क्या करें, मिलके एक इकाई के रूप में 1 यूनिट्स की बात की कि अब तक जो अलग अलग थे, प्रांत थे, रियासतें थी, अब ये सब मिलके भारत में क्या बनाया जाए, एक अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावना का प्रावधान किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। परंतु क्या हुआ, इसमें रियासतें शामिल नहीं हुई। इसमें जो राजे रजवाड़े थे, जो रियासतें थे, उन्होंने क्या किया, इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, इसलिए फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आ सका। 2 शब्द यहाँ पे मैं आपको किसी दिन जब पढ़ाऊंगा जीएस में, पॉलिटी के विषय को और भी विस्तृत जब पढ़ा जाएगा, जब आगे आएंगे तो हम बात करेंगे, जब भारतीय संविधान की रूपरेखा, फिर उसमें पढ़ेंगे कैसे कैसे संविधान सभा की मांग हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, और चीज़ें जब प्रमुखता से पढ़ेंगे, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो हम आपको जब बात करेंगे, जब देखेंगे भारतीय संविधान में प्रमुख स्रोत क्या थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया, कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, सब चीज़ों को पढ़ के जब हम भाग 1 में जाएंगे, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 को पढ़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि फेडरेशन और संघ यानी यूनियन में क्या फर्क है। इन दोनों को लेके हम बताएंगे कि दोनों तो ठीक है, फेडरेशन मतलब संघ, यूनियन मतलब संघ, दोनों का आशय एक संघ। लेकिन क्या भारतीय संघ फेडरेशन है? कहते हैं द फेडरेशन ऑफ इंडिया, नो, कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। हम क्या बात करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों हम नहीं कहते फेडरेशन ऑफ इंडिया? यह जब बात आएगी तो हम आपको पूरी गंभीरता के साथ इसको समझाएंगे। तो यानी इस अनुच्छेद के, इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि भारत में, मैंने क्या बताया, रियासतों को और प्रांतों को एक इकाई के रूप में बांधने का काम किया गया। परंतु क्या हुआ, रियासतें इसको क्या कर दी, अस्वीकार कर दी। रियासतों के अस्वीकार करने के कारण फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आ सका। क्या हुआ, फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आ सका। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट देखिए, अविशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई, वायसराय को दे दी गई। अविशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई, वायसराय को दे दी गई, वायसराय को हस्तांतरित कर दी गई। प्रांतों में जो दैश शासन था उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतों में दैश शासन की स्थापना कब हुई, 1919 में हुई। प्रांतों में दैश शासन को समाप्त कब किया गया, 1935 में किया गया। ध्यान से इस बात को समझिए, समझने की कोशिश करिए कि भारत में दैश शासन की शुरुआत 1919, समाप्ति कब हुई, 1935 में। और क्या कर दिया गया, उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतों में क्या कर दिया गया, स्वायत्तता लागू कर दी गई, स्वायत्त कर दिया गया प्रांतों को। ठीक है, अगले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई। मैंने कहा हाँ, यह कहीं ना कहीं उसी अधिनियम 1919 में भी देखने को मिला कि यह उत्तरदायी प्रांतों में तो था, लेकिन केंद्र में अभी भी कहीं पे भी उत्तरदायी शासन की भूमिका नहीं हो रही, क्योंकि फेडरेशन तो बनाना चाहते थे, वो अखिल भारतीय संघ तो निर्माण करना चाहते थे इस अधिनियम के माध्यम से, लेकिन जो भारतीय रजवाड़े थे, जो भारतीय रियासतें थीं, वो इसको क्या करती थी, अस्वीकार कर दी थी, जिसके कारण फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आ सका। हम लोगों ने देखा
तो अभी भी सरकार कहाँ पे उत्तरदायी थी, कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थी? प्रांतों में थी। क्या थी? प्रांतों में ही थी। और प्रांतों में दस शासन को भी समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। सब उस समय वर्तमान में 1935 अधिनियम आते आते 11 प्रांत में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है। यानी भारत के 11 प्रांतों में से 11 प्रांतों में से क्या है, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का क्या होता है, आरंभ हो जाता है। कितने सदन हो जाते हैं? 2 सदनीय व्यवस्था की आरंभ कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है इसमें, क्या प्रमुख था? आइए अगला देखते हैं। दलित वर्गों के लिए यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, महिलाओं और श्रमिकों, क्या कह रहा है इसके माध्यम से 1919 में किसको मिला? आपको देखा आप लोगों ने, एग्लो इंडियन एंड किसको दिया गया था? सिख। एग्लो इंडियन यानी यूरोपीय समुदाय सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार करते हुए 1919 में शुरुआत कब हुई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की? 1909 में। किसको दिया गया? मुसलमानों को। 1919 में क्या हुआ? सिखों को एवं आंग्ल भारतीयों को, यूरोपीय लोगों को दिया गया। लेकिन यहां पे उसका विस्तार कर दिया गया और उसको व्यापक करते हुए, विस्तार करते हुए किस किस दिया गया? दलितों को। अब देखिए, दलित भी एक बड़ा समाज था, दलित समाज भी एक बहुत बड़ा तबका था भारतीयों के लिए, या भारतीय पृष्ठभूमि की बात की जाए तो बहुत बड़ा एक समुदाय था, उसे बहुत सरोकार था। तो उसको भी उन्होंने तोड़ने का काम किया। यानी अब वह कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी फूट की स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे। मुसलमानों को तो कर ही चुके, सिखों को कर ही दिया, अब उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने के लिए क्या किया? दलितों के लिए हित किसी के नहीं थे, ना वो महिलाओं का हित चाहते थे, ना श्रमिकों का चाहते थे। हम कह रहे हैं कि इसके पूर्व उन्होंने दलितों को ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों उनकी दमनकारी नीतियां थी? कितनी खराब स्थिति थी? क्या इसके पूर्व भी जब भारतीय साम्राज्य में ऐसी स्थिति थी दलितों की? क्या ऐसी स्थिति थी? जैसे उंगलियां उठा दी जाती, क्या ऐसी स्थिति थी? अगर हम देखते हैं अपने पूर्व में, बहुत पूर्व वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के पूर्व जाते हैं तो कुछ देखते हैं कुछ ग्रंथों का निर्माण दलितों के द्वारा हुआ, जो ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उस समाज से ऊपर उठा उन्होंने, और उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों की जैसे आप महर्षि वाल्मीकि को देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि को देख लीजिए, जो हमारी भारतीय समाज की रूपरेखा को तय करता है। जहाँ पे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, उसकी जीवन यात्रा के बारे में, उनके जीवन के बारे में किसने लिखा? आप देखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। महर्षि वाल्मीकि जी को देखते हैं तो कौन था? दलित थे। तो ऐसी स्थिति तो नहीं थी। अगर इतने ही आप अच्छे रहे होते तो ये पहले ही किया होता। आपने पूरे भारत के समाज की बात की, लेकिन इनको समाज बांटना था। कहीं ना कहीं ये समाज को बांटने का कार्य शुरू कर दिए थे। और आप देखेंगे कि इसके लिए भी गांधी जी से समझौता होता है। आगे चल के देखेंगे गांधी जी से समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है। आप देखेंगे तो आगे चल के इसी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण गांधी जी से पूना पैक्ट होता है, और इसी सांप्रदायिक पंचायत के नाते भारत में बंटवारा हो जाता है। यह भी आप देखें पाकिस्तान के रूप में। मतलब वो भारत को छोड़ते तो ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को बांटना चाहते थे। आज जितने भी आप देखते हैं सीमा विवाद है, डिस्प्यूट है, बॉर्डर लाइन, वो जहां पे अंग्रेजों के द्वारा, इन ब्रिटिशर्स के द्वारा उपनिवेश था, कहीं पे भी इन्होंने क्या किया? हर मामले को डिस्प्यूट रखा, अपवादित रखा, जिसके आज परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल विवाद। ये इन्हीं की देन है। देखते हैं विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य को बर्बाद कर देते हैं, यहूदियों को बढ़ावा देते हैं, और फिर क्या करते हैं? इस व्यवस्था को छोड़कर चले जाते हैं। क्या अब हमारे बस की बात नहीं? आज वो देखिए कितना यह संघर्ष कितना बड़ा हो गया, यह छोटा सा एक विवाद कितना बड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की नीतियां अच्छी नहीं थी। वो जो भी ला रहे थे वह भारतीय लोगों के विकास के लिए नहीं ला रहे थे। वह अपनी नींव, जो उनकी नींव की ईंट एक एक करके निकल रही थी, उस ईंट को क्या कर रहे थे? बचाने का कार्य कर रहे थे। इसमें मैंने आपको कहा था जब 1909 आया तब मोरले ने भी कहा था,
मार्ले महोदय ने चिट्ठी लिखी थी मोर्ले को और कहा कि हम भारतीय लोगों में जो सांप्रदायिकता का प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं या कहीं ना कहीं हम नाग के दांत बो रहे हैं। उनको पता था, इस बारे में भी चर्चा हुई थी, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे अनुसूचित जात के लिए और महिलाओं के लिए एवं किसके लिए, श्रमिकों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। और इसके सिद्धांत को क्या किया उन्होंने, मैंने कहा आपको, क्या महिलाओं की स्थिति नहीं थी? महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी भाई। उसी समाज में आप देखते हैं कि गार्गी हुई, अपाला हुई, घोषा हुई, ऐसी विदुषी थी भारत में, ऐसी विदुषियां थी भारत में। तो यह कह देना कि भारतीय स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी, जी थी जरूर, लेकिन कैसे कैसे गिरावट आई, उसमें किस प्रकार से पतन हुआ, यह इतिहास का विषय है। इतिहास केवल अतीत की जानकारी नहीं देता है, कहते कि इतिहास केवल एक विषय नहीं है, यह क्या है, हमें अतीत के बारे में जानकारी देने का एक विषय मात्र नहीं है। क्या सिखाता है हमको कि अतीत में जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का दोबारा दोहराव न हो, यह विषय हमको इतिहास सिखाता है। और हमको इसी संदर्भ में इतिहास को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हमें इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ इतिहासकार देखेंगे आप, कुछ इतिहास चाटुकारिता से भरे हुए हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अपने भारतीय इतिहास को पढ़ने की और समझने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर हमको भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के स्वरूप को समझना है, संवैधानिक विकास को समझना है, तो इसके इतिहास को जानना भी क्या है, बहुत ही ज़रूरी। आइए, हमने बताया आपको कि क्या किया गया, इस सिद्धांत का विस्तार कर दिया गया। किस सिद्धांत का? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से क्या कर दिया गया, दलितों, महिलाओं को और श्रमिकों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मैंने आपको इसके पूर्व ही बता दिया, इस बिंदु के पूर्व ही हमने आपको बता दिया कि 1909 में केवल मुसलमानों के लिए, 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए बात हुई थी। और इसमें जो सबसे प्रमुख था वह क्या था, मैंने बता दिया आपको। सबसे प्रमुख आपसे जो पूछेगा वह क्या पूछता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना। इसके पूर्व हमने भी बताया कि इसी अधिनियम के माध्यम से 1937 में, 1935 अधिनियम के माध्यम से 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय का क्या होता है, निर्माण होता है, स्थापना होती है। कहाँ पे? दिल्ली में। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो भारतीय परिषद अस्तित्व में आई थी, देखिए पूछ भी दिया कि भारतीय परिषद भारत में अस्तित्व कब आई, मैंने बताया 1858 के द्वारा। उसको भारतीय परिषद को क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के माध्यम से? 1935 अधिनियम के माध्यम से। 1818 में जो भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से जो भारतीय परिषद अस्तित्व में आई थी, वह परिषद अब पूर्णतया समाप्त कर दी जाती है। दूसरा, भारत के राज्य जो सचिव थे, जो सेक्रेटरी थे, उनको क्या मिल गया, सलाहकारों की एक टीम प्रदान कर दी गई। मतलब एक एडवाइजरी कमेटी दे दी गई उनको। क्या किया गया, एक एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया गया, जो क्या करेगी, अब राज्य सचिव की मदद करेगी, राज्य सचिव को सलाह देगी। वह सलाह मानने के लिए क्या बाध्यकारी होगा, अपितु नहीं होगा? जी नहीं होगा। देंगे तो जरूर, वह उसको सलाह दे सकते हैं, मगर वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। दूसरी चीज, देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। लिख लीजिए, इकोनॉमिक के विषय में इकोनॉमिक्स से अगर प्रश्न बनेगा तो यहां से यह प्रश्न बनना तय। मैंने पहले ही कहा कि आपको भारतीय संविधान की जो वर्तमान रूपरेखा है उसमें इसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें प्रमुख क्या था कि मुद्रा और साख नियंत्रित करने के लिए क्या कर दिया गया, अब भारत में एक रिजर्व बैंक की क्या कर दी गई,
स्थापना की गई। अब पूछा जाए, यहां से प्रश्न बन सकता है कि भारत में किस अधिनियम के माध्यम से बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है? तो भारतीय अधिनियम कौन था? सरकार अधिनियम कौन सा था? 1935। क्या था? 1935 के माध्यम से भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। क्या प्रमुख कार्य थे उसके? मुद्रा एवं उसकी साख को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया? रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और क्या प्रमुख प्रावधान थे? 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं यूपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो पूरे भारत के लिए कार्य करती है, संघ लोक सेवा आयोग है, जिससे भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के आयोजन के माध्यम से भारत में ब्यूरोक्रेसी में चुने जाते हैं, ब्यूरोक्रेट चुने जाते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऐसी प्रतिष्ठित लोगों का चुनाव होता है। इसके माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो सेंट्रल कराती है, एवं प्रांतों में जो इनकी स्थापना होती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़, इनका एक अलग आयोग बनाया गया जिसको किस नाम से जाना गया? यह कब अस्तित्व में आई? प्रांतीय लोक सेवा आयोग। जैसे यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का अलग लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब यह प्रश्न बनता है कि संघीय लोक व्यवस्था देखने को मिलती है, प्रांतीय भी देखने को मिलती है, परंतु ये संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या थी? ऐसे मसले जहां पे राज्य और केंद्र की दोनों की भूमिकाएं थी, जैसे उच्चायुक्त जो आज यूपीएससी के माध्यम से चुने जाते थे, वह संयुक्त लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने जाते थे। ऐसे विषय जो प्रांत और केंद्रों के लिए सर्वोपरि होता था, दोनों के विषयों की बात होती थी, ऐसे सदस्य की चुनाव हेतु, ब्यूरोक्रेट के चुनाव हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगी छात्र चुने जाते थे, वो प्रतिष्ठित लोग चुने जाते थे। आइए अगला देखते हैं। एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, मैंने बता दिया, और जिसकी स्थापना 1937 में होती है। कहाँ होती है? हम जोड़ देते हैं, दिल्ली में। कहाँ होती है? दिल्ली में। कहाँ होती है? दिल्ली में। ठीक है, समझ गए आप लोग? यह प्रमुख प्रावधान थे किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 के ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे जिससे प्रश्न बनना लगभग तय। और शेष इसके बाद 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिस पे हम कल चर्चा करेंगे, जानेंगे, गहनता से समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।